चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था जिसमें हमने ऑर्बिटल थ्योरी और पेनिट्रेशन शील्डिंग और हमने केमिकल स्पीसीज के बारे में पढ़ा था और हमने शेप्स पढ़ी थी डी एंड एस पी और डी की जो है शेप्स कैसी कैसी होती हैं और उनकी सिमिलैरिटीज़ और जो प्योर एंड मिक्स ऑर्बिटल और उनके डिफरेंस हमने करे थे। तो वही लास्ट में हमने करा था कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है, मतलब कि हमने ये करा था कि वो उनमें डिफरेंस कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, कि वो किस किस तरह से एस में हो रहा है, एस में हो रहा है, पी में हो रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो इससे जो है उनके प्योर एंड मिक्स्ड ऑर्बिटल में जो है वो डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो उसके बाद एक बात है कि जो डी जेड स्केयर होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। कि जो डी जेड स्केयर होते हैं ना, जो जो डी जेड स्केयर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर एक्स वाई वाई जेड जो भी मतलब अदर जो फोर ऑर्बिटल्स के बच के हैं डी के, उसके अलावा इनमें से डी जेड स्केयर जो होता है वो मोर प्रेफरेबल होता है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है कि वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। उसके बाद है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी हमने देखना है पाई बॉन्ड में जो बॉन्डिंग बी एम ओ कब होगा और वो एन बी एम ओ मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें कब होंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें कब होंगे। कैसे होंगे? जब जब सेम लोब्स मतलब सेम जो फेस होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, वो दोनों में इंट्रैक्शंस होंगी। ठीक है, तो वो क्या होगा जब जो वो रिजल्टेंट जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा उसमें वो कौन सा उसमें जो बॉन्डिंग होगी उसमें कौन सी होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको बोलेंगे। ठीक है, और जिसमें क्या होगा इसमें ऊपर देखिए ऊपर वाले लॉस जो सेम है बट नीचे वाले में क्या है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्योंकि ये पी है और ये डी सेड स्क्वायर में क्या होता है दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इधर में जो होते हैं ये नेगेटिव में होते हैं। तो भी पी में हमें पता है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो भी यहाँ से इंट्रैक्शन होगी इन दोनों की। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, बट यहाँ से मतलब ऑपोजिट है। ठीक है, इसलिए जो इनकी इंट्रैक्शन नहीं होगी, इसलिए ये कौन सा है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद पढ़ना है डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा बॉन्ड में जो है कौन कौन से जो ऑर्बिटल्स वो पार्टिसिपेट करते हैं कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है कि जो डी जेड स्केयर होता है वो तो हमें पता है कि वो सबसे ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होती है सिग्मा बॉन्ड बनाने की। ठीक है, हमें पहले भी पढ़ा कि जो डेल्टा डी जेड स्केयर है उसकी जो सिग्मा बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो डी जेड स्केयर है वो किसके अलोंग बनाता है जेड एक्सिस के, ये जेड एक्स एंड जेड एक्सिस के अलोंग वो जो है डी जेड स्केयर जो ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिग्मा बॉन्ड तो उसने बना चुका है। ठीक है, और जो जेड जिसमें भी होगा जैसे यहाँ पे डी एक्स जेड अब 5 ऑर्बिटल होते हैं ना एक्स वाई एक्सीमेंट्स वाई स्केयर एक्स जेड और वाई जेड और डी जेड स्केयर, तो जिन जिन में जेड होगा वो इसमें जो है डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें जेड जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए जो डी एक्स वाई और डी एक्स माइनस वाई स्केयर है वही ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई लिया है इधर भी, मतलब कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन अब होती कब है। ठीक है, अब वो देखते हैं। मतलब कि क्या है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो सेम ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने चाहिए। ठीक है, तब क्या होता है डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे ये इसके एडजेसेंट में ए ऊपर इसके इससे ओवरलैपिंग करेगा और ये इस लोब से ओवरलैप होगा और ये इस लोब से और ये इस लोब से ओवरलैपिंग होगी इसकी। ठीक है, तो ये ऐसे के यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अभी। ठीक है, और उसके बाद अभी क्वेश्चन है कि इन जो भी पढ़ने सिग्मा पाई और डेल्टा इन तीनों में से ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो जेड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, जेड एक्सक्लूजन मतलब प्रिंसिपल मतलब कि उसमें जो है जेड के ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। अभी हमने अभी पढ़ा है कि अभी बाकी सब में जेड पार्ट कर रहा है बट एक डेल्टा है जिसमें जेड पार्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो ही जो है डेल्टा जो जेड डेल्टा बॉन्ड जो है वो ही जेड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो अभी आगे करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अभी कोवलेंसी के बारे में, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि कोवलेंसी और एक्साइटेशन थ्योरी के बारे में। अभी इसमें पता होना चाहिए कि कोवलेंसी होती है। कोवलेंसी जो होती है वो क्या होती है कि कोई भी ऐसा है कोई भी एलिमेंट वो कितने बॉन्ड जो है वो शेयरिंग के साथ बना सकता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं उसकी कोवलेंसी। ठीक है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन क्या होता है इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने ये होता है इसमें क्या होता है फिर ये यहाँ पे एक्साइट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है ये यहाँ पे एक्साइट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है इसकी कितने बॉन्ड बना सकता है, अभी कितने बॉन्ड बना सकता है 1 2 3 4, तो इसका मतलब कार्बन की कोवलेंसी कितनी है 4। अभी पढ़ेंगे एक्साइटेशन के बारे में। एक्साइटेशन क्या होती है कि किसी भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है किसी ऑर्बिटल में है
तो उसको एक्साइट करा के हमने उसको दूसरे ऑर्बिटल में लेके जाना है, ठीक है। तो एक्साइटेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है फ्री एक्साइटेशन, एक होती है फोर्स एक्साइटेशन। फ्री एक्साइटेशन में क्या है कि जो फॉर एग्जांपल हम एक कार्बन की केस ले रहे हैं, कार्बन में क्या है जो 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस हुआ है वो बहुत कम है, ठीक है। तो मतलब जिनमें एनर्जी डिफरेंस कम होगा, जैसे कि इसमें है NH2NP, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फ्री एक्साइटेशन उसमें होगी। बट अगर जो है एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब कि उनको हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिना प्रोवाइडिंग एनर्जी मतलब उसको हम विदाउट एनर्जी प्रोवाइड किए वो एक्साइट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे क्या होती है, फोर्स एक्साइटेशन। और वो किन किन के केस में होती है, NS से अगर ND में जाना हो हमें, अगर या फिर NP से हमें ND में जाना हो, तो वहाँ पे हमें फोर्स एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमें हमारे पास है कंडीशंस क्या है एक्साइटेशन की, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन दो तरह की जो एक्साइटेशन होती है, ठीक। कंडीशन जो है इस पर दो है, कौन कौन सी, प्राइमरी कंडीशन और सेकेंडरी कंडीशन। तो देखिए जैसे कार्बन के केस में था, अभी पहले ये 2s में था ना 2, ठीक है, तो अभी हमारे पास एक वेकेंट था 2p में, ठीक है, तो हमने इसको एक्साइड करवा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें वहाँ पे वैकेंसी चाहिए, ठीक है। किसी भी जो ऑर्बिटल में हमें एक्साइड करवाने के लिए उसकी जो वैकेंसी चाहिए, ठीक है, तभी वो है वो एक्साइड कर पाएगा, तो ये उसकी प्राइमरी कंडीशन है। तो सेकेंडरी कंडीशन में क्या है कि जो उनका एनर्जी गैप है वो डिफरेंस होना चाहिए, ये उसकी सेकेंडरी कंडीशन है। तो सेकेंडरी कंडीशन है वो फोर्स्ड हमें अप्लाई करनी पड़ती है फोर्सफुली, और जो प्राइमरी कंडीशन है वो फ्री भी है और फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो है वो दो तरह की है, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, और जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन है वो एक फोर्स्ड कह सकते हैं हम इसको, कि वो नॉन नेचुरल है, सिंपली वो नॉन नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। सिंपली इसमें होता क्या है कि जो चार्ज जनरेट होता है, ठीक है, कोई भी हमारे उस एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन के अब ऊपर अगर हम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लगा दें, इसका मतलब है उसका चार्ज वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। से हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सपोज कर रहे हैं कि ए है हमारे पास, ठीक है, उसकी हमारे पास रेडियस जो इतनी थी, ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है, उसकी रेडियस अभी कम हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो NS से ND का डिफरेंस होगा वो भी कम हो जाएगा फिर ऑब्वियसली, ठीक है। पहले हमारे पास NS NP ND यहाँ पे थे, तो क्या हुआ, अभी जो रेडियाई है इसकी रिड्यूस हो गई है, तो बस यही है। तो ये अगर ये जितना कम अभी हमने ऊपर पढ़ा, जितना कम डिफरेंस होगा एनर्जी डिफरेंस, उतनी एक्साइटेशन वहाँ पे होगी, ठीक है। तो बट दूसरे केस में अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो एनर्जी डिफरेंस वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे एक्साइटेशन फेवर नहीं करेगी। तो वो अभी हम कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना के बारे में। जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना है उसमें दो चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसमें पहली क्या है कि जो अट्रैक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगी, और दूसरी क्या है कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मतलब अट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम कहाँ पे होगी। जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी, न्यूक्लियस के पास है, जो न्यूक्लियस के पास है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे S, फिर यहाँ पे P। तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगेंगी, अट्रैक्शन लगेंगी जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है, ठीक है, उस पर जो है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पास है तो अट्रैक्शन ऑब्वियसली की है वो उसी पे लगेंगी, ठीक है। अट्रैक्शन जो है जो उनके बैलेंस शेल है उस पर लगेंगे जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, ठीक है, मतलब कि जो इनर मोस्ट होगा उस पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन से लगेंगे, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम कहाँ पे लगेंगी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा सबसे ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्ट होगा जो सबसे बाहर होगा, कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा जो सबसे, अगर NS NP अगर यहाँ पे ND लगा दे बाहर, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा D होगा, और जो है अट्रैक्शन जो है उस पर किस पे लगेंगी, कॉन्ट्रैक्शन जो है उस पर लगेंगी NS पे लगेंगी सबसे ज़्यादा। तो अभी पढ़ रहे हैं हम चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो अभी ये देख लिया आपने कि उसमें एनर्जी डिफरेंस हो जो है वो कैसे होता है, कि अट्रैक्शन मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होंगी, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होगी। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा। और एक और बात है कि जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करेगी, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन किस पर डिपेंड कि एलिमेंट के साथ साइड एटम है वो किस तरह का अटैच है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो डिपेंड करेगी कि साइड एटम के बिहेवियर पे। तो भी हम पहले करें PH3 और फिर करेंगे PF3 के बारे में, ठीक है। जो PH3 है उसमें क्या है, ठीक है, फॉस्फोरस में NS और NP में A ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम सोचें कि NS से हम एक्साइट करवा दें, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, वो केस है वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से कम है,
तो जो है फॉस्फोरस जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब कि वो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो क्या होगा, तो इसके पास यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो इसको जो है इलेक्ट्रॉन देके एक और बॉन्ड बनाए, क्योंकि इसको से इलेक्ट्रॉन खुद मतलब उसके इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी वो खुद को आ रही है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड ही बन रहे हैं, वो अपना खुद को एक्साइट नहीं करवा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे pH 3 एग्जिस्ट करता है, pH 5 कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन जो साथ में अटैच है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसमें pF 5 के केस में क्या है कि जो फ्लोरीन है वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो वहाँ से खुद जो इलेक्ट्रॉन्स को डेंसिटी है वो खुद की तरफ को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे क्या होगा, एक्साइटेशन हो जाएगी, NS से जो क्या हो जाएगा NP में, ND में एक्साइटेशन हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये 5 बॉन्ड बना सकता है फ्लोरीन। इसीलिए जो PF 3 भी एग्जिस्ट करता है, PF 5 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि जो साइड एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सिंपली बात है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का केस ध्यान रखना है कि कैसे होता है फिर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि हमें अगर पता करना है कि कोई हमें ऐसी रिएक्शन दे रखी है कि S+F जो है वो SFN है, उसमें बताना है कि हमें N की वैल्यू या फिर हमें उसकी बताना है कि कोवैलेंसी क्या है। तो सबसे पहले ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या है, जो S में 2 है, NS में 2 है और NP में हमारे पास 5 है, NP में हमारे पास 4 है। तो अभी क्या होगा, ये अभी फ्लोरीन अटैच है साथ में, ठीक है। फ्लोरीन अटैच है तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। फ्लोरीन पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में। तो अभी क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से हम एक्साइड करवाएं, ठीक है, तो एक एक्साइड हो गया, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहला केस सबसे पहले कि अगर सिर्फ 2 फ्लोरीन अटैच हो तो एक केस हो गया SF2 का, ठीक है। अगर एक एक्साइड करवाएं तो यहाँ पे कितने अटैच हो सकते हैं, 4, तो SF4 का केस हो गया, ठीक है। अगर हम इसको भी एक्साइड करवा दें यहाँ से यहाँ के लिए, ठीक है, तो ये कितना हो गया फिर SF6 का केस। तो बस सिंपल प्लस कर देंगे, 2 + 4 + 6 12। तो यहाँ पे क्या हो गया, SF जो है ये पहले 2 फिर SF4 फिर SF6। तो ये इसकी क्या होगी अभी कोवैलेंसी। अभी पढ़ेंगे हम पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। जो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन है वो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। वो कैसे, जब हम वहाँ पे करते हैं, जब हम चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में देख रहे थे, ठीक है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था कि जब हम उसे पार्शियल पॉजिटिव उसी एलिमेंट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहे थे तो उसकी रेडिया डिक्रीज हो रही थी, और जो उसका जो डिफरेंस है इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट का, तो वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। बट अभी जो इसमें है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में, इसमें क्या है, जब हम जो रेडियाई को डिक्रीज करते हैं तब क्या होता है कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसका रीज़न है क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या देख रहे हैं, हम उसी एलिमेंट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हो रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है, हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब कार्बन से नाइट्रोजन में जाएंगे हम, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज कर रहा है। जो वो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा वो यहाँ पे NP में आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे रिपल्शन जो है वो क्रिएट करेगा। फिर इसी रिपल्शन की वजह से जो वो NP है, वो जो शेल है वो बाहर की तरफ को हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो उसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब NS तो होगा ही अंदर को, ठीक है। NS के ऊपर तो अट्रैक्शन लग रही है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट होगा उसमें भी अट्रैक्शन लगेगी, पर वो कम लगेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग एलिमेंट्स के केस ले रहे हैं, ठीक है। बस अभी वही है कि कार्बन की एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर कार्बन प्लस की या फिर N की, ठीक है। तो हमें पता है कार्बन की ज़्यादा होगी, उसकी कम होगी कार्बन प्लस की, क्योंकि जो उसमें जो है एक ही एलिमेंट में प्लस चार्ज जनरेट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बट जो हम कार्बन से जब नाइट्रोजन पे जाएंगे तब क्या होगा, जो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से एनर्जी जो है उसको ज़्यादा चाहिए। तो चलिए उसके बाद है हमारे पास एनर्जी लेवल्स इन पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल के बारे में कि किस किस तरह के एनर्जी लेवल्स वहाँ पे होते हैं, कि एनर्जी डिफरेंस किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है, ठीक है। तो हम ले रहे हैं बोरोन कार्बन, सभी का हम फर्स्ट जो एलिमेंट ले रहे हैं जो P ब्लॉक का, ठीक है। बोरोन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। इसमें क्या है, जब बोरोन का केस ले रहे हैं, ठीक है, उसमें 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस कम है, क्योंकि
जो वहाँ पे क्या है, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। अभी कार्बन आ गया, ठीक है, इसमें ये होगा फिर एक और इंक्रीज हो जाएगा, नाइट्रोजन में एक और, ठीक है। बट अभी क्या होगा, जब ऑक्सीजन पे आएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट जब ऑक्सीजन में आएंगे एकदम से इंक्रीज करिए एनर्जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी में क्या हो गया, यहाँ पे जो है एक पेयरिंग होगी ना, पेयरिंग की वजह से यहाँ पे रिपल्शन शुरू हो जाएंगी। जैसे कि हम पहले पढ़ा कि रिपल्शन की वजह से वो एनर्जी गैप है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से जो ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन में जो फ्लोरीन है उसमें जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें रिपल्शन होती है, क्यों? पी में पेयरिंग की वजह से। तो अभी देखेंगे कि हम इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। एप्लीकेशन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि ये जो नॉन एक्सिस्टेंस होती है कोवलेंट मॉलिक्यूल की कब कब होती है, कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है कब कब नहीं बनेंगे, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन जो हमें पता है कि उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन यही होगी कि अगर उसमें वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है, तो वो कहाँ से जो है वो ओवरलैपिंग करवाएगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, इसमें एस में तो है बट आगे इसमें डी नहीं है, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए इसकी पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए इसकी जो कोवलेंसी होती है वो 3 होती है, ठीक है। और मैक्स, और उसके बाद क्या है, अगर नाइट्रोजन अगर किसके साथ, और अगर यहाँ पे नाइट्रोजन को एक और बॉन्ड बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मतलब अरे दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग खुद से मतलब उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं हम कि जो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जो एलिमेंट है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसकी मतलब इसकी मैक्सिमम वैलेंसी जो नाइट्रोजन की है वो 4 है, और जो जर्नल जो होती है वो 3 होती है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन का केस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या होता है कि जो इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें जनरली तो वो ऑक्सीजन के साथ कोई भी 2 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर उसको हम उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे एक ही बन सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा, मतलब 2 लोन पेयर हैं। एक लोन पेयर से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और इससे वो नहीं बना सकता, इसलिए जो इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी होती है इसकी 3 होती है, और जनरली जो होती है उसकी 2। जैसे नाइट्रोजन का केस ले, नाइट्रोजन में क्या है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड तो बहुत जनरली बना सकता है, ठीक है। अगर उसको एक और बॉन्ड बनाना है, ठीक है, मतलब कि वो एक और बॉन्ड किस बनाना चाहता है तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अभी डी विथ फील्ड मतलब डी इसके पास एम्प्टी है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसको दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो देने पड़ेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा फिर, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन के केस में होता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन भी जनरली 2 बना सकता है और उसकी मैक्सिमम वैलेंसी वैसे 3 है, क्योंकि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना सकता है, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि शायद वो सेकेंडरी कंडीशन में ही फेल हो जाए, ठीक है। पहली थी हमने कि उसमें वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, सेकंड हो कि उसमें जो है कि जो उसमें चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो ही ना, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे PH5 है वो नहीं बनता, एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो उससे जो है चार्ज उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसलिए वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। बट इन केस ऑफ PF5 वहाँ पे जो है फ्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है, इसलिए वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम करते हैं कंपाउंड्स ऑफ जिनोन एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कंपाउंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जिनोन का ऑक्सीजन के साथ करेंगे, फिर जिनोन का फ्लोरीन के साथ करेंगे, ठीक है। तो जिनोन की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो है NS में 2 है और NP में हमारे पास 6 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, या तो NP से हमारे पास D में एक्साइट हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्बिटल बन जाए। सबसे फ्लोरीन का केस लें, फ्लोरीन में कैसे है, ठीक है। सपोज करो सबसे पहले यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तो यहाँ से 2 बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से गया मतलब 4 हो गए, और यहाँ से भी गया तो यहाँ से 6 बॉन्ड हो गए। मतलब यहाँ से जो जिनोन है वो फ्लोरीन के साथ जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जिनोन फ्लोरीन के सामने 6 अटैच करती है, ठीक है। इसका अभी हमने क्या करना है, ठीक है। अभी हम अगर सोचें कि हम इस एस से भी जो है ऑर्बिटल को एक्साइड करा के यहाँ पे पहुँचा दें और एक को फ्लोरीन अटैच कर दें, बट ऐसा नहीं होता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिनोन के साथ पहले जो उसकी जो है उस पर जो है सारी स्पेस जो फिल हो चुकी है, उस पर जो है एक्स्ट्रा अभी फ्लोरीन अटैच करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए जो है यहाँ से एक्साइटेशन यहाँ के लिए नहीं होती है, ठीक है। बट अगर हम ऑक्सीजन का केस लें, ऑक्सीजन में क्या होता है, जहाँ से तो एक्साइट हो ही जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड पहले बनाता हूँ, कैसे बनता है। यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्यों? अभी देखिए यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और इसके लिए पाई बनाएगा, यहाँ से सिग्मा और इससे पाई, यहाँ से सिग्मा और इससे पाई, ठीक है। ये 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे पहले 3 बॉन्ड बना दिए हमने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्पेस थी चौथे के लिए, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से क्या करा, इसको भी
यहाँ से एक्साइट करवा के हमने यहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जो है 4 होंगी जीरो के साथ, और इसके साथ जो है फ्लोरीन 6 होंगी। बट अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक है, XeF6 और XeO4 की, इसमें क्या होता है, इसकी जो है ऑक्सीजन स्टेट 6 होगी, इसकी जो है +8 होगी। तो जो जिसकी कोवैलेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें जो है XeO4 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू XeF6। तो फिर देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि मिक्सिंग जो होती है ऑर्बिटल्स की किस किस तरह से होती है और उनको हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम सेम ही ऑर्बिटल, सेम मतलब शैल कह सकते हैं, हम सेम एटम में जो एलिमेंट में ले रहे हैं, ठीक है, ए सपोज करो ए शैल है हमारे पास, ठीक है, उसी में हम जो है 2s और 2p ले रहे हैं। ठीक है, ए एलिमेंट है उसी का हम 2s और 2p ले रहे हैं। ठीक है, और अगर जब इनकी जो हाइब्रिड मतलब जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, तो उन इसको जो इस एनर्जी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो एनर्जी होती है 2s और एनर्जी गैप है 2s और 2p के बीच में, वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, वो इसमें जो है इन दोनों के बीच कहीं जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बट अगर हम अलग अलग किसी अलग अलग एलिमेंट का सेम ऑर्बिटल लें, ठीक है, एक ए का हमने 2s लिया, बी का भी हमने 2s लिया, तो जो इनके बीच में मिक्सिंग होगी उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्सिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो बढ़ जाता है। पहले जो एनर्जी गैप जो कम था, अभी क्या होता है इसमें एनर्जी गैप बढ़ जाता है, और जो नीचे वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसके कहते हैं बॉन्डिंग, और जो ऊपर वाले कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए गाइस, यही था आज का लेक्चर, जिसमें आज हमने पढ़ा है कि जो कोवैलेंसी क्या होती है, एक्साइटेशन थ्योरीज के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरीज के बारे में, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, उसका जो कोज होता है, फिर उसकी हम एनालिसिस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की एनालिसिस, फिर हम ऑर्बिटल एनालिसिस करेंगे, उसका उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो गाइस यह था लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 3 में हम आगे करेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।